नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मैं हूं आपके साथ राहुल शर्मा। इस वक्त द न्यूज़पेपर की चुनावी यात्रा पहुंची है लक्ष्मीनगर, जहां तमाम प्रदेश के युवा जो हैं वो पढ़ने और नौकरी करने आते हैं और शाम को चाय की चुस्कियों पर देश की राजनीति पर बात भी होती है। मैं इस वक्त लक्ष्मीनगर में मौजूद हूं, तमाम युवा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार वर्मा हुआ जी। वर्मा जी, क्या कह रही है इस वक्त देश की राजनीति? देश की राजनीति 2014 से ही कह रही है और 24 में भी बोलेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। और जो यात्रा चल रही है उसको लेकर क्या कहना है? यात्रा तो चल रही है, 2014 में भी चली थी, 20 में भी चली है और 24 में भी चलेगी। फर्क कुछ नहीं होना, फर्क कुछ नहीं पड़ना, यात्राएं तो चलती रहेगी। जब वो खुद एकजुट नहीं है, जब उनकी खुद की गठबंधन एक साथ नहीं, एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या वो विरोध करेंगे? जिनका खुद का नेता का निर्णय नहीं है कि उनका नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो वो देश के हमारे माननीय ओजस्वी तेजस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने में अपोजिशन में कोई ऐसा नेता है ही नहीं जो खड़े हो सके उनके सामने। तो राहुल गांधी न्याय यात्रा कर तो रहे हैं। राहुल गांधी जी पहले अपने आप को तो न्याय दिला ले, बाद में समाज को न्याय दिलाएंगे। समाज के लिए, देश के लिए तो बाद में सोचे, पहले वो खुद के लिए न्याय कर ले, बहुत बड़ी बात होगी। मेरा ये मानना है, जिस क्षेत्र से न्याय करके यात्रा निकाल रहे हैं वहीं उनकी सरकार गिर रही है। तो ज्यादा तो नहीं जरूरत है देखने के लिए कि जो बनी बची कुची सरकार में सीटें हैं उसे बचा ले, वही बहुत बड़ी बात होगी। तो मतलब कुछ कर नहीं पाएंगे 2024 में, क्या लग रहा है? कहीं किसी तरीके का नहीं है, किसी तरीके का आमना सामना नहीं है। मेरा तो एकदम 102% कह सकता हूं कि पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी इस बार बनाने जा रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में देश में एक बहुत ही अच्छी सरकार जो चल रही है, आपको देखने को माहौल मिल ही रहा है देश के अंदर में। आज युवा सारे हर तरीके से शिक्षित, समृद्ध और माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करने के लिए तैयार है। उसी युवाओं के लिए तो कह रहे हैं कि वो बेरोजगार हैं, कह रहे हैं कि देश में जो है वो अशांति है। मैं पूछना चाहता हूँ, बेरोजगार है कौन युवा? आप किसको बेरोजगार कहते हैं? बेरोजगार की संज्ञा किस तरीके से आप डिसाइड? तो हम युवाओं के बीच में आए हैं। वो बेरोजगार किन के लिए कह रहे हैं? बेरोजगार बना करके तो आपने रखा 70 सालों में, अब तो रोजगार मिल रही है, अब तो रोजगार दे रहे हैं। हमारी सरकार ने रोजगार देने का काम किया है, थोड़ी ऐसी कि दूसरी सरकार ने काम देने का काम किया है। आज इतनी योजनाएं माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में मिली है, योजनाएं चल रही है, जनधन योजना, स्वरोजगार योजना, बहुत सारी योजनाओं पर उन्होंने क्रियान्वयन किया, कार्य कर रहे हैं, देश हित के लिए कार्य कर रहे हैं। कभी सोचा होगा हमने कभी सोचा होगा कि 500 वर्षों का कार्यकाल राम मंदिर का संपन्न हुआ है? एक बहुत बड़ा मुद्दा। राम मंदिर से वोट मांगिएगा क्या? मैं राम मंदिर की बात नहीं कर रहा, मैं आपको एक एग्जांपल सेट करके बता रहा हूँ। तो कह रहे हैं मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, विकास तो कर नहीं रहे। विकास आज सड़कों पे आप कहीं भी निकल के देख लीजिए, आप पूरे देश के अंतर्गत में किसी भी क्षेत्र में जाकर के देख लीजिए, विकास की जो परिभाषा आप कहते हैं, किस तरीके का विकास देखना चाहते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में विकास, रेल के क्षेत्र में विकास, हर क्षेत्र में विकास है। आज के देश दौर में हर क्षेत्र में विकास है भारत के अंदर में। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि विकास नहीं हो रहा, संभव नहीं आज के डेट में। आप हो सकता है आप कुछ और कह रहे हो, मैं और भी कुछ लोगों से जान लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल सिंह है। कपिल जी, 2024 में किसकी सरकार? जिस तरीके से भाई साहब ने बोला वो पूरी तरीके से हम उसका समर्थन है। 350 बीजेपी पार करेगी और 400 पार एनडीए अलायंस जाएगा। आप तो सीधे सीट ही बता दिए। और मतलब जो सड़क की चाय की चुस्की वाली संसद है वहाँ डिसाइड हो गया है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने कहा कि जो यात्रा चल रही है, उनकी पहली यात्रा का नाम था भारत जोड़ो यात्रा। भारत टूटा कब था? एक सवाल, भारत टूटा कब था? आर्टिकल 370 हटाई किस सरकार ने? भाजपा सरकार ने। भारत पूरा जुड़ गया है, ठीक है। अभी चल रही है न्याय यात्रा, ठीक है। न्याय क्या न्याय? 3 तलाक का कानून हटा। अभी जिस तरीके से हमारा SC ST OBC जो ये समाज पिछड़ा समाज था, उनके लिए जो कानून मिले, जिस तरीके से चल रहा है, तो न्याय दे कौन रहा है? न्याय ये सरकार दे रही है। आप खाली भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा, आप ये यात्रा निकाल से कुछ नहीं होता है। आप उस काम को करके दिखाओ। और सिर्फ राम मंदिर नहीं, उसके अलावा जितने भी कार्य हो रहे हैं लगातार, अभी जिस तरीके से हम रेलवे की बात करते हैं, हमें नहीं आज तक लगता था। आपने अभी कहा कि किस चीज का न्याय? वो कह रहे हैं कि गरीबों का न्याय, वो कह रहे हैं युवाओं को न्याय, वो कह रहे हैं बेरोजगारों का न्याय, वो न्याय दिला रहे हैं। बिल्कुल। अब बताओ, आप जैसे कि कह रहे हो गरीबों का न्याय, क्या गरीबों का न्याय? एक तरीके से आप समझिए, अभी आज के टाइम पे देश कहां से चलता है? शेयर मार्केट और देश पूरा एक साथ चलेगा। IRFC का स्टॉक आया था, 40 रुपए का था, मात्र 160 पहुंच चुका है, ठीक है। गरीबों का न्याय। आप GDP निकाल के देखिए, 2014 से लेके आज की GDP में क्या अंतर बैठा हुआ है। IIT शिक्षा की बात करेंगे, 2014 के पहले और आज 7 IIM, 7 IIT, 16 IITS, इसका
हो चुका है उद्घाटन। अभी कल ही नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किए हैं और 3000 से ऊपर, अभी निर्मला सीतारमण जी का था, 3000 से ऊपर ITI बन चुकी हैं। और जिस तरीके से योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, किसी भी भाई को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कोई भी स्किल सीखनी हो, मेरे से संपर्क सीधे कर सकता है। मैं उसको एडमिशन कराऊंगा, प्रीतिवार में है एडमिशन, वहीं से उसके बाद सीधी जॉब प्लेसमेंट। स्किल इंडिया, स्किल इंडिया मैंने खुद भी वहाँ से अपना कोर्स एक ले रखा है, मैंने हार्डवेयर नेटवर्किंग में मैंने वहाँ से किया। वैसे अभी एडवोकेट का मेरा चल रहा है, 3rd सेमेस्टर है, उसी के साथ मैंने वहाँ से कोर्स भी। राहुल गांधी जब ये कह रहे हैं कि देश में नफरत फैला रही है मोदी सरकार, इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? बिल्कुल नहीं, कहाँ है नफरत, आप एक बार हमको दिखा दीजिए। ये हमारा अपना शकरपुर इलाका है, हर समाज का व्यक्ति यहाँ पे रहता है, यहाँ कोई नहीं दिखेगा आपको। यहाँ पे चाय बन रही है, इधर ही यहाँ पे वेज बिरयानी है तो उधर चिकन बिरयानी भी मिल रही है। कोई प्रकार की, किसी प्रकार की कोई नफरत नहीं। नफरत उसी जगह पे क्यों फैलती है जहाँ से आपकी यात्रा जाती है। अच्छा, नफरत वहीं फैलती है। तो आप यात्रा पे आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरफ यात्रा निकलती है उस तरफ ही निकलनी चालू हो जाएगी। आप एक बार देख के देखिए, कासगंज पहुंचे भाई साहब, वहीं चालू। आज पश्चिम बंगाल नहीं दिखाई दे रहा क्या? आपकी यात्रा, आप न्याय मांग रहे हैं, एक बार चलिए ना वहाँ पे पश्चिम बंगाल में न्याय मांगिए। वहाँ पे क्यों नहीं जाते? सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में, दिल्ली में कोई नहीं, दिल्ली में आपकी सरकार है। आप उत्तर प्रदेश आइए, उत्तर प्रदेश आज से पहले क्या था और आज क्या है। आज रात को मैं प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, उस जगह पे आज के टाइम पे जितना डेवलपमेंट हो चुका है, हम दिल्ली को भी नहीं मानते कि उतना बन चुका है। लखनऊ कैपिटल बनने जा रही है। जिस तरीके से दिल्ली का और लखनऊ का हाल है, तो लखनऊ आज चल के देखिए, अयोध्या चल के देखिए। सिर्फ मंदिर बनने से खाली मंदिर नहीं बनता है, उसके साथ कितने लोगों को रोजगार मिला है। आज एक यहीं भी बात है, एक अपना भाई था, रेडी चलाता था, ठीक है, डिलीवरी करता था, मतलब एक तरीके से। वो आया, बाबूजी ये जैसे मालिक हैं, बोला बाबूजी आज मेरा हिसाब कर दो, मेरे घर के उधर हो गया, वहां जा रहा हूँ, अपनी चाय की दुकान खोलूंगा खाली, और यहाँ से 3 गुना पैसे वहीं चाय की दुकान से कमाऊंगा मैं। तो इस तरीके से आप खाली ये बताना, पकौड़े तलना, चाय भिजवाना, ये चाहते हैं आप लोग, ये करे युवा? क्यों करे? 1 मिनट, स्वरोजगार है ये। चाहे MBA चाय वाला, सिर्फ चाय नहीं, चाय की फ्रेंचाइजियां खुलती हैं, ये रहा सामने चायगढ़, बताइए। सिर्फ पढ़ा लिखा युवा सिर्फ ये नहीं है कि आप खाली कंपनी में गए 9 घंटे की नौकरी करी। आज का युवा उत्तर प्रदेश के युवा हो? जी बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश के युवा तो कह रहे हैं राहुल गांधी की शराब पी के रात को जो है बस मस्ती लेते हैं। बिल्कुल नहीं, किसे? राहुल गांधी उन्होंने कहा अपनी यात्रा में। तो ये तो सीधा उत्तर प्रदेश के युवाओं का अपमान किया है, और अब की बार उत्तर प्रदेश का युवा उनको दिखा देगा कि वो शराब पी के करता है कि शिक्षा पे करता है। आज से पहले किस तरीके से समाजवादी सरकार में पेपर हुआ करते थे, सबको मालूम है। और आज जब से योगी सरकार आई है ना, किस तरीके से पेपर हो रहे हैं। बच्चा 10वीं के पेपर देने से क्या लीक हो तो गया ना, यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया, पुनः पेपर होगा वो, उसकी लीक हुआ है जो, उसके ऊपर पूरी की पूरी जांच बैठ चुकी है, आपकी बैठ चुकी है, और उसके अंदर भी अभी चीजें दिखाई देंगी। लेकिन कैंसिल हो गया है और दोबारा की बात कर दी है पूरी तरीके से। और जो सरकार है, अभी बात करते थे कि सरकारी नौकरी नहीं आ रही, सरकारी नौकरी नहीं आ रही। भाई साहब आइए देखिए ना, 60,000 पद सरकारी रिजल्ट का पेज खोल के देखिए, लगातार है। और ये लक्ष्मी नगर का क्षेत्र है, शकरपुर का क्षेत्र है, ठीक है, CA हब कहलाता है, गूगल पे चेक कर लीजिएगा कहीं भी, ये CA हब है। इसीलिए तो हम पढ़े लिखे के पास आए, वरना लोग कहते हैं कि किसी से भी उलझुल बकवा देते हैं। आप आइए सर, क्या नाम है आपका? रुपेश्वर पांडे नाम है मेरा। क्या नाम बताए? रुपेश्वर पांडे। कहाँ से हैं आप? मैं देवरिया से हूँ। देवरिया से हैं। उत्तर प्रदेश के युवा जो हैं वो रात को नशे में रहते हैं और मस्ती लेते हैं पूरी, ये राहुल गांधी ने अपनी यात्रा में कहा ये सब राजनीतिक बयानबाजी है और कुछ नहीं है। वहाँ पे वो कुल मिला के अपना रास्ता खत्म कर चुके हैं यूपी में, और वो न्याय रास्ता दिखा रहे हैं कि मैं न्याय, भारत जोड़ो, क्या बोलते हैं, न्याय यात्रा, ये सब में उनको सफलता मिलती दिख नहीं रही है, इसीलिए उन जिन्हों पे बयान दे रहे हैं। ऐश्वर्या राय के ऊपर उनको टिप्पणी देख लीजिए आप, उन्हीं के घर, उनकी पार्टी में है ऐश्वर्या राय के घर से, उस पर कोई बयानबाजी नहीं है। ये सब बौखलाए हुए लोग हैं जो कि अपना कहते हैं कि पत्ता साफ हो चुके हैं पूरा यूपी ही नहीं, पूरे भारत में उनकी। अब ये बताइए, अभी 49 के आसपास उनकी सीट थी, अब 40 भी नहीं पाएंगे इस बार भी। तो मतलब वो कह रहे हैं, आप लोगों को लग रहा है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, उनको क्यों नहीं लग रहा कि अच्छा हो रहा है? उन्होंने कहा कि जो है देश बेच दे रहे हैं, लोग बेरोजगारी के लिए परेशान हैं और महंगाई बढ़ गई है। सही तो बोल रहे हैं कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, उनकी पार्टी के लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ये जो भाजपा और एनडीए की सरकार जो पूरे देश में कर रही है, पूरे देश में जो भाजपा और एनडीए की सरकार जो कर रही है, ये उनके पार्टी और जितने भी इंडिया अलायंस, तथा कथित इंडिया अलायंस जो बनी हुई है, उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है। क्योंकि वो इस समय, अब भाजपा 300 प्लस थी, अभी इस समय 400 प्लस जाने जा रही है एनडीए, तो कहाँ वो राजनीतिक अपना जो भी बचा खुचा था स्तर सब खो चुके हैं। आने वाले 10-15 साल तक तो फिर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो फिर उनके लिए अच्छा कहाँ है? उनको अच्छा दिखेगा कहाँ से? वो उनके पार्टी के हित में नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं अच्छा नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं बिल्कुल अच्छा नहीं। क्या नाम है आपका? तुषार।
किस तरफ देख रहे हैं इस बार, नरेंद्र मोदी सरकार या राहुल गांधी को मौका देंगे? नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, घर घर मोदी। क्यों, क्या काम अच्छा लगता है या फिर वैसे ही घर घर मोदी? नहीं नहीं, मोदी है तो हमारा राम मंदिर भी बना, सब कुछ बना और धीरे धीरे आगे भी आएगा। मोदी ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ करा है। कांग्रेस ने भी तो कुछ किया होगा। कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया कांग्रेस ने, कुछ नहीं किया। नहीं किया कुछ। राहुल गांधी तो कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो बहुत सारे काम हम जो बचे हैं वो भी कर उसने देंगे। जाके कह रहा है हिंदुओं से खतरा है। वो तो उसने तो ये जाके बोला कि हिंदुओं से खतरा है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को खतरा है। नहीं, उसने ये बोला कि हिंदुओं से खतरा है, हमें हिंदुस्तान को हिंदुओं से खतरा है। हिंदुस्तान में रह के ब्रिटिश में क्यों अपना घर बना रहा है? हिंदुस्तान का पैसा ब्रिटिश में जाके लगा रहा है, उसे शर्म नहीं आ रही? यहाँ पे जमीनें कम पड़ गई उसको, है वो तो आप लोगों के लिए न्याय यात्रा कर तो रहे हैं। वो तो उसको खानदानी मिली हुई है कि वो राजनीतिक परिवार में, वरना एक आम आदमी घर से होता ना इन भाई तो ने चाय बेच रहा होता, कहीं इन भाई ने भी बहुत झाड़ू पोछा कर रहा होता, और मेरे ख्याल से वो भी नहीं लगता कि उसे झाड़ू पोछा की नौकरी मिलेगी। देश के दूसरी बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता वो है यार। कौन वो? राहुल गांधी। मेरे को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। उसे 2 साल की कैद हो गई, 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। बताओ 2000 कह रहे थे आप? मैं राहुल गांधी को नेता नहीं समझता सर, उसे समझता हूँ पप्पू। वो तो उनकी पार्टी कहती है कि देश के सारे युवा जो है उनकी तरफ है इस बार। भाई युवा तो हम भी हैं, पर हम तो मोदी जी के साथ हैं, योगी जी के साथ हैं, योगी जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं। वो तो जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव। लौट के मतलब लगता है कि कहीं ना कहीं वो राम मंदिर का जो फैसला है उसकी वजह से कुछ हो रहा है या फिर काम भी कुछ कर रहा है? काम भी बहुत कुछ करा है, बहुत कुछ काम भी किया है सर, बहुत। अच्छा, मैं दिल्ली की तरफ थोड़ा सा लौटता हूँ वापस, और मैं सोचता हूँ कि क्या ये दिल्ली में जो इस समय, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि एमएसपी पे हम लोग कानून बना देंगे और जितनी भी मांगे हैं उन सबको पूरी कर देंगे, और भाजपा सरकार पूरी नहीं कर पाएगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर्वप्रथम राहुल गांधी जी से है कि 1914 से पहले किसकी सरकार थी? तभी एमएसपी क्यों नहीं लाए? बिल्कुल। अब जब सरकार चली गई तब आपको एमएसपी याद आ रहा है, तब आपको किसान याद आ रहे हैं, तब आपको भारत जोड़ो यात्रा नजर आ रहा है, भारत न्याय यात्रा नजर आ रहा है। इससे पूर्व में कहाँ थे यात्राएं? आप कहाँ थे इससे पूर्व में? क्या स्थिति थी आपकी? तब जब तक आपको मलाई खाने को मिल रहा था, जब तक सरकार चली थी तब तक तो थे। आज आपको भारत में जोड़ो यात्रा, किसान को समर्थन करना, वो तथाकथित किसान कहाँ है? वो खालिस्तानी बैठे हुए, सारे खालिस्तानी बैठे हुए हैं, कोई किसान नहीं है वहां पर। किसान खेतों में है, फसल का समय किसान खेतों में है, वो तो खालिस्तानी बैठे हुए। सरकार को एक विपक्ष का एक मुद्दा चाहिए तो किसानों को ला करके सड़कों पे बैठा दिए हैं, विपक्ष को फंडिंग कर रहे हैं। देखिए जाके वहां दारू पी रहे हैं, खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, वो किसान है? अरे किसान ही तो है, और कौन है? मैं कह तो रहा हूँ वो खालिस्तानी है, वो खालिस्तानी है। किसान है कहाँ बताइए ना आप? किसान तो खेतों में है। किसान जो सही किसान है कि मांगे नहीं मांग रहे तो वो बैठे धरने पे क्या गलत कर रहे हैं? आप, मैं कहता हूँ एक बार जाके बाइट लें। आप उनसे पूछिएगा एमएसपी के बारे में कि एमएसपी है क्या, अगर वो बता दें तो मैं समझू इस बात को। आधे को तो पता ही नहीं एमएसपी क्या, उन्हें बस पता है कि हाँ चलो ऊपर से फंड आई है, जाना हमें। ये तथाकथित फंड की चीजें हैं और कुछ नहीं है। कांग्रेस का एक प्रोपोगेंडा है ये किसान आंदोलन, सिर्फ कांग्रेस का एक प्रोपोगेंडा। इससे पूर्व में भी चुनाव थे, तभी एमएसपी की बात आ गई, फिर से दोबारा चुनाव आ गए, फिर एमएसपी की बात आ गई। चुनाव के समय ही किसान आंदोलन आता है, इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा किसान आंदोलन। वहाँ जो वीडियो वायरल हो रही है तमाम तरह की कि मोदी आ तुझे देख लेंगे और इस बार आगे तो वापस नहीं जाएगा। अच्छा, तो वो पन्नू जो वहां से खालिस्तानी जो समर्थक वो वहां से कह रहा है कि मोदी जिंदा नहीं बचेगा, और ये स्थिति की इस तरीके की बयानबाजी हो रही है भारत जैसे देश में, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके की बयानबाजी और किसानों की तरफ से इस तरीके की बयानबाजी, ये कहीं से शोभा नहीं देती है। किसान इस तरीके की सोच नहीं रखते, जिस तरीके की सोच और जिस तरीके की बातें वहां कही जा रही है। ये आप तथाकथित उनकी बातें मान लीजिए ना, कैसे मान लेंगे तो चले जाएंगे। कैसे मान लेंगे? क्या मान लेंगे उनकी बातें? एमएसपी कैसे देखते हैं आप? मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, आपके सरकार में एमएसपी सरकार को एक न्यूनतम दर जो है, ये एक बात बताइए, ये क्या भारत में सिर्फ पंजाब और हरियाणा को ही दिखता है एमएसपी? बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश किसी को नहीं दिख रहा? कितने बैठे वहां बताइए आप मुझे, किसी और स्टेट के कितने लोग बैठे हैं? एमएसपी तो पूरे भारत की बात, तो कितने लोग हैं ये पूछिए आप पहले। सिर्फ एक स्टेट से एमएसपी को जरूरत है? हर स्टेट को जरूरत है ना, और लोग राष्ट्र के लोग तो नहीं कर रहे हैं, राज्यों के लोग जाएंगे धीरे धीरे सब।
धीरे धीरे, अब एक बात बताइए, धीरे धीरे आ जाएंगे। आपको मैं कहना चाह रहा हूं कि किसान आंदोलन तथा कथित सिर्फ कांग्रेस का एक प्रोपोगेंडा है और कुछ नहीं है। ये चुनाव से पूर्व में देख लेना, धरातल में समाप्त हो जाएगी। जैसे अभी पता लग चुका है ना कि अभी अभी देख लिया होगा, इंडिया अलायंस बन गया, 4 और 3 का बन गया है दिल्ली के अंदर। तो पहले क्या कहते थे कि बीजेपी की बी विंग है जी आम आदमी पार्टी। तो आज क्यों चले गए आप उनके साथ में? फिर आप पंजाब में तो उन्हें गाली देते हो, दिल्ली में उनके साथ मिल जाते हो, फिर दूसरे स्टेट में जाओगे, अरे जी भाई तो चोर है, दूसरे राज्य में जाके साफ है। और जिस तरीके से अभी बताई ना किसान आंदोलन की बात, एमएसपी अगर हम आपके कहने से या कहने से उनके लागू करते हैं तो जो आम वर्ग बैठा हुआ है उसका क्या होगा? आप मांग रहे हैं कि 3 क्विंटल का दाम 1 किलो सोने के बराबर कर दिया जाए, ठीक है? तो अराउंड 240 रुपए किलो गेहूं सरकार खरीदेगी, आटा 320 रुपए, 340 रुपए आप खरीद पाएंगे? आप खरीद लेंगे 340 रुपए आटा? हम में से तो कोई नहीं खरीद सकता 340 रुपए आटा, जहां तक मुझे लगता है। तो इस तरीके से हमारा देश का किसान 6 लाख का ट्रैक्टर खरीदता है अपने खेत जोतने के लिए, 6 करोड़ की मर्सिडीज बेंज नहीं खरीदता कि भाई मैं वहां पे लाके उस पे बैठ। किसान आ नहीं सकता मर्सिडीज, वो नहीं चला सकता, समृद्ध किसान है। समृद्ध किसान है, वो किसान नहीं है, वो मंडी माफिया है एक तरीके के। आप सभी देखिएगा, वो सिर्फ मंडी माफिया है। हमारे देश का किसान अभी भी किसानी करने में लगा हुआ है। अगर किसान इतने दिन के लिए बैठ जाता ना तो हम सब यहाँ पे इस तरीके से अभी खड़े नहीं रह पाते। हमारे फसलों के दाम, प्याज के दाम, टमाटर के दाम, आटे के दाम, चावल के दाम आसमान छू चुके होते। उनके अगर असली किसान भारत का बैठ गया तो पूरा का पूरा भारत नहीं, जितना हमारा एक्सपोर्ट होता है चावल और आटा, दूसरे देशों को भी पता लग जाती कि क्या हो रहा है वहाँ पे भारत में। तो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके की, ये भी हम इसी को, मतलब किसानों की वो चल रहा है उसको आप प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। मैं किसान नहीं मानता, मैं किसान नहीं मानता इन्हें। किसान हमारे लिए जय जवान जय किसान का नारा सदा चलते आया है और किसान हमेशा हमारे लिए सम्माननीय है, ठीक है? किसान सम्मान निधि आज से पहले किसी सरकार ने निधि दी, 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि, 2,000 रुपए जब पहुंचती है ना खाते में, तब आप किसानों से कभी जाइए अपने उत्तर प्रदेश, अपना यूपी, हम तो बिहार, बात कर रहे हैं लोग, हम तो बात कर रहे हैं कई लोगों तो से। वहां जाके पूछेगा आज से पहले कभी किसान सम्मान निधि नहीं मिली। और अगले कार्यकाल में जहां तक है कि किसान सम्मान निधि भी बढ़ेगी ये, तो हमें नहीं लगता कि ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप लोग दिल्ली में रह रहे हैं कि आपको परेशानी हो रही है? वहाँ दिल्ली में जब चारों तरफ से दिल्ली पूरी तरीके से आवाजाही बंद है। एक तरीके से जो बंदा नोएडा जाने के लिए करता है, गाजीपुर जाने के लिए करता है, यहाँ पे हम लोगों तो नहीं है, हम तो स्टूडेंट है भी यहाँ पे, लेकिन जिसका बिजनेस है, अपने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, उसको कितनी दिक्कतें आ रही हैं। किसान कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, किसान दूसरे का पेट भरता है, अपना पेट काट के भी कहा जाता है ना। तो ये कौन से किसान है जो दूसरे के पेट पे लात मार रहे हैं कि भाई ट्रक जला देते हैं? अपना एक बार हुआ था यहाँ पे, सारे के सारे सोलर पैनल यहाँ से गायब हुए, अपने इधर ही हमारे लक्ष्मी नगर में उपद्रव की स्थिति बन गई थी। किसान कभी किसी के घर को ना ये नहीं करता, दूसरे का बेटा आएगा तो उसको देखेगा कि बेटा तूने खाना खाया है नहीं खाया है, उसको ये नहीं डराएगा नहीं कि बेटा आज से तू डर किसान से। आज यहीं पे जो खड़े हैं अभी गाजीपुर चले या उधर चलें तो डर बैठ जाएगा अंदर कि भाई क्या हो रहा है, नहीं जा पाऊंगा उस तरफ में। लेकिन असली किसान के पास ही हम जाएंगे ना तो भाई हाँ, किसान गए हैं, किसानों के पास गए जो लोग खेत में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आप उनके पास जान से नहीं, लेकिन अभी आपको गाजीपुर और वहां जाना पड़े तो आप भी हेलमेट लगाएंगे, पूरी जैकेट पहनेंगे, पूरी तैयारी के आप। पत्थरबाजी चल रही है वहाँ। तो क्यों चल रही है पत्थरबाजी? हमारे देश का किसान कभी पत्थरबाजी पे निर्भर नहीं है, वो अपने कार्यों में अभी भी लगा हुआ है। आप कहीं भी जाके देखिए, अपने कार्यों में लगा हुआ है हर तरीके से, बस उनको कोई नहीं दिखाई दे रहा। क्या कहना चाह रहे हैं? किसान जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जवान को परेशान कर रहे हैं। वहाँ जो सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई है उनको सिर्फ परेशान, जैसे जय जवान और जय किसान कर रहे हैं। तो जय जवान तो ठीक है, तो जवान को ही आप लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, उनके ऊपर आप पत्थर चला रहे हैं। ये तो सबसे मतलब सरासर गलत है। आप अपना मांग जो है वो मतलब शांतिपूर्वक कृषि मंत्री को या प्रधानमंत्री को या है 3 मंत्री सुनने के लिए बात, पर बातें आगे बढ़ नहीं पा रही ना। नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि एमएसपी होता क्या है। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब है कि गेहूं पे 2275 रुपये 23-24 और पैडी पे मतलब धान पे 2175 रुपये जो है एमएसपी, 2185 रुपये एमएसपी है। तो एमएसपी है, कहने का मतलब एमएसपी है। जब सरकार एमएसपी दे रही है, एमएसपी ऐसे देने नहीं चाहिए। ये तो संघाई एग्रीमेंट हुआ था WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत, उनको एमएसपी मिल रहा है। तो
और किसी वो भी कह रहे हैं कि WTO से बाहर करो हमें। नहीं, WTO से क्यों बाहर करे? WTO जो हम लोग को किसान ने तो एग्रीमेंट नहीं ना किया है, देश के हित के लिए WTO के साथ एग्रीमेंट हुआ है, और ये एग्रीमेंट आज से नहीं 20 साल पहले ही हुआ है। तो जो 20 साल पहले हुआ है तो आपको उसी में मांग रखना चाहिए था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से आप बाहर आ जाएं, लेकिन ऐसा तो आपने पहले बताया नहीं। अब जैसे कि फार्म लॉज आए, मतलब किसान कानून आए, 3 किसान कानून आए, उसमें आप किसानों को तो ये पता ही नहीं है कि वो कानून क्या है, कानून आया किस लिए है। उसमें फार्म लॉज में, किसान कानून में है कि किसान अपने मंडी से डायरेक्ट जो है सेलर को, जो खरीदेंगे उनको डायरेक्ट दे सकते हैं। इनके बीच में बिचौलियां हैं, जो व्यापारी हैं, व्यापारी का काम कर रहे हैं। लीजिए, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि समझ लीजिए, ये आसान शब्दों में, ये पढ़े लिखे युवाओं में जब बात करने की बात आती है तो इसीलिए आती है क्योंकि वो चीजों को डीपली बता सकते हैं और आसान भाषाओं में आपको समझा सकते हैं। हाँ, कि किसान जो फार्म लॉस आए, जो अभी निरस्त हो गए, फार्म लॉस का मतलब है किसान अपने पास उपजाए, उसको डायरेक्टली जो है जिनको जरूरत है उनको पहुंच जाए मार्केट में। APMC मार्केट है, बहुत जगह पैक्स काम कर रही है, APMC मार्केट काम कर रही है। तो APMC मार्केट सरकार तो MSP दे रही है खरीद करने के लिए। MSP का मतलब हुआ कि अगर आपको जो MSP है उस दर में अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है तो सरकार उसको प्रोक्यूरमेंट करेगी, सरकार उस चीज को खरीदेगी। MSP मोटा मोटी समझे तो आप जितना भी उगाओगे हम बाध्य हो जाएंगे उसको लेने के लिए। हाँ, बाध्य हो जाएंगे, एकदम होंगे। आपके पास जो लैंड है, जो शेयर क्रॉपर है, जिसको शेयर क्रॉपर, जिनके पास भूमि नहीं है, जो भूमिहीन किसान है, जो दूसरे की भूमि को लेकर के अपना किसानी कर रहे हैं, उनके साथ क्या है? उनके पास तो ना तो लैंड, ना जमीन है, ना कुछ है, फिर भी वो किसानी कर रहे हैं। वो दूसरे की जमीन लेकर के, लीज पर लेकर के, या उनसे जो भी है उनका एग्रीमेंट, वो उस तरह के कर रहे हैं। जिनके पास जमीन नहीं है वो भी तो किसानी कर रहे हैं। अब जो यहाँ किसान आए हुए हैं उनके पास 50-50 एकड़ की भूमि है, वो 5-10 आदमी लगाए हुए हैं अपना खेती करने के लिए, उनके पास सारी फैसिलिटी है। नॉर्मल किसान के पास 10 लाख का ट्रैक्टर और ये सब चीज़, इतने चीज़ कहाँ से आए, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आया? और राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि आपने जो भी सब बताया, आसान शब्दों में बताया, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये सारी शर्तें हम मानने को तैयार है, हमारी सरकार आ जाएगी। सरकार कहाँ से फंड लाएंगे आप? फंड कहाँ से लाएंगे? फंड आप लाएंगे कहाँ से? किनसे मांगेंगे? पैसा आए कुछ तो सोच के बोले होंगे, नेता हैं, और अगर वो चाहते हैं कि हमारी सरकार बने तो कुछ तो सोच के बोले। जब नेता अपोजिशन में रहते हैं ना, जब नेता अपोजिशन में रहते हैं उन्हें सब चीज दिखता है। जब वो पहुंच जाएंगे, जब वो सरकार में आ जाएंगे तो उन्हें फिर सारे क्यों आसान नहीं लगता। जब हम लोग अपोजिशन में है, अभी राहुल गांधी अपोजिशन में, उन्हें सब कुछ सही दिख रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं MSP कर दूंगा। अब MSP मतलब आधार लेस बात है। जब वो सरकार में आएंगे तो वो कर ही नहीं पाएंगे। और जबकि खुद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि कोई भी सरकार MSP पूर्ण रूप से लागू कर ही नहीं सकती, और नहीं, बड़े अर्थशास्त्री ये एग्रीमेंट किया हुआ है WTO के साथ, भारत ने एग्रीमेंट किया हुआ है कि आप MSP मिलता क्यों है, इसका मतलब को समझना होगा। MSP इसलिए मिलता है, आपने गेहूं उपजाया, आपके पास गेहूं उपजाया, अगर आपको प्राइस, जैसे कि अभी 2275 रुपये गेहूं का दाम है MSP, अगर 2275 के दाम से कम में आपको मार्केट में सेल करना है तो आप मार्केट में सेल ना करो, तब आप सरकार को दे दो। हाँ, अगर आप कहीं ना कहीं नुकसान किसानों का भी हो जाएगा ना इसमें। हाँ, अगर आपको 2275 से, अगर किसानों को 2275 से MSP से 2400 रुपए मिलेगा तो फिर भी क्या वो MSP पे ही देंगे? आप नहीं 2275 रुपए जो अभी दाम है, आप उस दाम में क्या आप, अगर आपको किसान को 2400 रुपए मार्केट में रेट मिलेगा तो फिर भी क्या वो MSP 2275 पे देगा? कभी नहीं देगा वो। गांधी के समय पे ऐसा हुआ था, एक कहीं बॉन्ड हुआ था, उसमें ये हुआ था, और किसानों पर, जिन किसानों ने इस फसल को नहीं बेचा था उन पर मुकदमे भी दर्ज हुए थे। हाँ, सबसे बड़ा चीज, मुझे नाम शायद नहीं याद आ रहा है जो बॉन्ड था, लेकिन ऐसा हुआ। सबसे बड़ा चीज है कि जो मेन जो किसान है वो तो उपजा लेता है, उससे क्या होता है, सस्ते में खरीद करके आदमी अपना भंडारण कर लेता है। लोग जो आज यहाँ पे हैं वो भंडारण कर लिए, भंडारण करने का मतलब वो स्टॉक कर लिए, किसानों से लेकर के स्टॉक कर लिए। अब वो मैनिपुलेट कर रहे हैं प्राइस को वो मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये समझाने का सरल तरीका था। सर, क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। कैसे देख रहे हैं इस आंदोलन को, कैसे देख रहे हैं इस 2024 के चुनावों को? 2024 एक तरफा ही है, मोदी के अलावा कोई आने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि मोदी ने जितना काम कर दिया उतना आज तक किसी ने नहीं किया है। मोदी ने एक सबसे बड़ी बात है कि जो परियोजना लटकी हुई थी तो कांग्रेस के टाइम की, उन्होंने उसको भी पूरा किया। नई बहुत सारी योजनाएं, लोगों को हर तरह का सुविधा पहुंचाने का काम किया। गरीब से गरीब लोगों को खाता से लेकर उनका शौचालय से लेकर और जितने भी, मतलब कि गैस, मतलब कि जो माएँ
कभी गैस के कारण से बीमार हुआ करती तो वो सबको भी उन्होंने रोक दिया, एक तरह से बीमार होने से रोक दिया, सबको सुविधा मतलब कि स्वास्थ्य के लिए पहुंचा दिया। मतलब ऐसा सारा जो नॉर्मल मतलब जो पहले कहते थे ना लोग कि गरीबों को गरीबी हटाएंगे, तो गरीबी हटाने के लिए क्या क्या जो नॉमिनी चीज़ चाहिए, घर चाहिए लोगों को, पानी बिजली सड़क समस्या, वो तो लगभग 90% ऊपर उन्होंने ख़त्म ही कर दिया है। अब जो मेन इशू हमारा बचा हुआ है यूसीसी, या इससे पहले आपका जैसे 370 तो उन्होंने ख़त्म ही कर दिया, अब तो यूसीसी है। और सबसे बड़ा मुझे जो मुद्दा लगता है कि जनसंख्या ये बहुत सबसे मैंडेटरी है, क्योंकि हर समस्या की जड़ इसी में है। चाहे आप पॉल्यूशन देख लीजिए, पॉल्यूशन ले लीजिए, बीमारी ले लीजिए, या गर्मी आज बढ़ रहा है, दिन ब दिन टेम्परेचर हो रहा है, या फिर आज जो जलवायु परिवर्तन जिसको बोलते हैं, हर चीज़ का आज कभी दिसंबर में पहले ठंड हुआ करती थी, वो भी टाइम धीरे धीरे खिसक रही है। उसके बाद जो बारिश का मौसम है वो भी धीरे धीरे खिसक रहा है टाइम। इससे भी खुद फार्मर को समझ नहीं आता कब। राहुल गांधी का एक बयान अभी किसान आंदोलन पे आया और उन्होंने कहा कि जितनी भी मांगे हैं हम उन मांगों को पूरा कर सकते हैं अगर हमारी सरकार आ जाती है। भाई वो पूरा कहाँ से करेगा, वो तो महा फ्रॉड है। बोले कैसे, वो पढ़ा लिखा फ्रॉड है। जिस तरह लोग यहाँ ठगी करते हैं ना, क्या भाई तुम्हें 5 लाख रुपए तो नौकरी लगवा दूंगा, वो उस तरह का वो व्यक्ति है। आज वो कहता है एक जगह जाके कि पूंजीपतियों का 1 लाख करोड़ माफ कर दिया, दूसरी जगह जाकर कहता 2 लाख करोड़ माफ कर दिया, तीसरी जगह जाकर कहता 3 लाख करोड़ माफ कर दिया, जो कि अपनी बात पे खुद ही नहीं टिकता है और 10 जगह 10 तरह से बोलता है। उसके बात का कौन विश्वास करेगा। आज कह दिया हम MSP हम दे देंगे, हैं, उसके परिवार वालों ने कह नहीं दिया, उसके पहले लोगों ने। उसके साथ जब वो तो खुद अपने थी वहाँ का संसद का पास क्या चीज़ उफाड़ देता, उसको वैल्यू नहीं देता है। वो बंदा क्या अपना उसका जुबान का वैल्यू रहेगा। आज तक उसने कहा, अभी उसने कुछ दिन पहले उसने कहा कि हम थी क्या कहते वो अभी जो आया था जाति वाला लेकर, जाति कार्ड के चक्कर, उसने वहाँ भी कह दिया, कर्नाटका में कह दिया, कर्नाटका हो गया, आंध्रा अभी तेलंगाना जीत रहा उसने भी तो नहीं कराया वहाँ जाके जाति जनगणना, भूल गया उससे सब कुछ उसको। लेकिन यहाँ तो पहले खूब चीख चीख के चिल्ला रहा था कि बिहार में जाति, हम भी जाति जनगणना कराएंगे जी, आप लोग कराओ, हमारी जाति में कहाँ है, ऑफिसर कितने हैं, सब तो वो सब भूल गया वो। तो उसकी बात का कोई विश्वसनीयता ही नहीं है। वो आज बोलता है कुछ और बोलता है। अब पता नहीं कितना उसको लोग पढ़े लिखे समझते हैं। हमको चमचों पर तो तरस ही आता है कि किस बात का वो पढ़ा लिखा करता है। हमको लगता पढ़ा लिखा है नो डाउट, लेकिन वो महाफ्रॉड, इस यूनिवर्सिटी से लौटे हैं पढ़ के, महाफ्रॉड है वो तो भाई। तो उनका क्या नाम है आपका, जो उनके परिवार सबसे बढ़िया है सुब्रमण्यम स्वामी, वो तो खुद ही बता चुके कितना पढ़ा लिखा क्या है, सर्टिफिकेट तक भी खरीद रखा होगा जहाँ तो मुझे पता है। उसने उसके पास उतना नहीं है कि पढ़ा लिखा होता, अगर पढ़ा होता तो यहाँ आज किसी भी बंदे, अच्छे बंदे से अगर वो एक बार डिबेट कर ले, एक आधा घंटा वो टिक नहीं पाएगा किसी सामने। अगर किसी ढंग के बंदे से इंग्लिश में या हिंदी में किसी तरह से भी किसी में भी वो 1 घंटा किसी टिक जाए किसी सामने में, अगर सही जवाब दे पाए तो कोई भी आदमी उसके सामने नतमस्तक हो जाए। अच्छा। लेकिन पता नहीं सिर्फ चमचे उसके सामने नतमस्तक होते हैं, पता नहीं। फिर एक बार प्रधानमंत्री बना देंगे किसको पता, मोदी जी को। तो मोदी जी बनेंगे और कौन बनने वाला है। होता है अभी हमको तो लगता है 26 के बाद योगी जी बना जाए, क्योंकि जैसा बताते हैं लोग कि 75 साल के बाद कांग्रेस का मौका भी आने वाला नहीं, क्योंकि 75 साल के बाद वो सबको रिटायर कर रहे हैं। शायद 26 के बाद हमको लगता है योगी जी को सेकंड ऑफिसर। मतलब और किसी कांग्रेस पार्टी का या किसी और पार्टी का भी कोई विचार नहीं आप लोगों का? होना ही नहीं चाहिए भाई। अगर हिंदुओं को अगर सेफ रहना है देश में तो सिर्फ मोदी को ही और योगी को ही या फिर बीजेपी को ही चुनना होगा। अगर थर्ड में आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से रखे तो आम आदमी पार्टी भाई क्या करते हैं, पैसा तो हम लोग बस खाली बस उलझाए रखते हैं बिजली या पानी में, और हथियार खरीदने के लिए देते हैं वहाँ पैसा देते हैं मदरसों और अर्थी में देते हैं ना भाई। हम लोग को तो कहीं नहीं देते, पंडितों को देते हैं, वक्फ बोर्ड को तो लाखों करोड़ रुपए देते हैं, हमारे मंदिर दे रहा है, केजरीवाल देते हैं, और भी जितने भी जो टोपीवादी है सब देते हैं। अच्छा। जितने टोपीवादी जितने भी हैं बस खाली हम भाई बीजेपी सबको समान देखती है इसलिए सबको देती है, अनाज दे रही है तो सबको दे रही है, सबका विकास। हाँ, हिंदू को भी दे रही है, मुस्लिम को दे रही है। लेकिन ये लोग तो जितने सेकुलरवादी लोग हैं सिर्फ एक खास वर्ग विशेष से देते हैं। अगर लेकिन इनका बिरादरी का भी लफड़ा हो जाए, हमने भी कई बार देखा है कि अगर दलित समाज को कोई अगर अदर समाज जो उनका मुख्य वोट बैंक है अगर वो कुछ छेड़छाड़ नहीं करता है तब वो चुप हो जाते हैं, चाहे मायावती हो चाहे आपका अखिलेश यादव हो, कोई भी चुप हो जाते हैं। लेकिन वही बात अगर दलित और फॉरवर्ड में लड़ाई हो जाए तब तो वो हा होल्ला पता नहीं क्या क्या मचा लेते हैं। लेकिन जब उन दोनों के मसला में आ जाए तो वो पहला देखते हैं वोट बैंक किसका ज्यादा है। अगर भले उनका जातिवाद में उनके जाति वाले में 8% है, लेकिन जानते हैं कि 8% जाता है मेरे 5% मेरे भारी है, तो उसमें वो अपने जाति को ही भूल जाते हैं उसमें। अच्छा। ये लोग आपसे और जानना चाहूंगा, क्या नाम है, एक बस आ रहा हूँ तुम्हारे पास, क्या नाम है, आप नाम बता दीजिए। मेरा नाम राहुल देव पड़ेगा। राहुल नाम है जी। किसको चुनने वाले हैं इस बार?
किसको चुनने वाले हैं? कोई और भी है क्या इसके अलावा? राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी, बहुत लंबी लिस्ट देखिए, है। नाम तो 125 करोड़ लोगों का कह सकते हैं, नाम तो किसी का ले सकते बड़े हैं। नेताओं की बात बताओ। अरे ऐसे कैसे कहने को तो हम भी बड़े नेता हूं से, हम भी कल चुनाव में खड़े हो जाए तो हम भी प्रधानमंत्री बना दीजिए। लेकिन एक देश चलाना हर किसी का काम नहीं है। जैसे एक घर माँ चलाती है ना, वैसे एक देश अच्छे प्रधानमंत्री चलाते हैं। हर किसी की बस की बात नहीं है। और रही बात ये किसान आंदोलन, अब हर किसी के बात को मानने लगे तो कल गेट में तो कोई भी ऐरा गहरा बैठ जाएगा कि हमें ये कर दो, हमें वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तो सबकी बात को मान ऐसे नहीं कर सकते हैं। और रही बात किसान का ना काम सबसे बड़ा, अगर अच्छा किसान, देश का किसान, जैसे जय जवान जय किसान का नारा जो है हमारा ना, वो किसान अगर होगा ना तो हल चलाएगा, पत्थर नहीं। वो अन्न उगाएगा, गोलियां पत्थरबाजी नहीं करेगा रोड पे। क्या तो अपने हित के लिए कर रहे हो तुम ना, इससे हमारा क्या फायदा है? हमारा क्या फायदा? रोड पे जा रहे हैं, पत्थर मार दिया, सर फूट गया, तुम दे रहे पैसे हमें? नहीं, अगर दे रहे हो तो बताओ भैया, फोड़ लो। की लड़ाई लड़ रहे हैं ना किसान है भैया। एक बात बताओ, पूरे 28 राज्य में बस यही दो ही राज्य में है बस किसान, और कहीं ना है। मतलब हरियाणा और पंजाब, इसके अलावा कहीं नहीं। ना बिहार में तो एक भी किसान नहीं है, ना यूपी में एक भी किसान नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, कहीं नहीं है। जो भी हमारी सारी राशन होती है सारे पंजाब और हरियाणा में होती है, क्योंकि यही किसान है। इसके अलावा और कहीं किसान है ही नहीं। ये बस कुछ नहीं, अभी कुछ साल पहले भी गाजियाबाद में भी हुई थी और अब यहाँ भी हो रही है। ठीक है, कि चुनाव का प्रोपेगेंडा। और असर पड़ेगा? असर ये कुछ नहीं पड़ने वाला, चुनाव पे असर नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। किसान भी वहाँ पर कह रहे हैं कि मोदी जी को इस बार उखाड़। अरे कहने दो भैया, हाथी चले बीच में कुत्ते लाके भोंकते हैं, तो कहने दो, कुछ नहीं होने वाला। अनपढ़ को कहीं कुछ बैठा दो, कुछ भी कर लेंगे वो तो। अनपढ़ को कुछ भी कहवा दो, कह देंगे, वो सीधी बात है। जैसे एक भेड़ को देखा ना अपने, एक भेड़ को वो आगे भेज दो, देखो 100 भेड़ उसके पीछे चले जाएंगे, लेकिन समझदार किराना निकल जाएगा वो। तो मतलब लगता है आपको कि इस किसान आंदोलन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? कुछ नहीं पड़ने वाला भैया, कुछ नहीं पड़ना। कुछ पड़ता तो कुछ फायदा तो हो। ये बस चुनाव खत्म हो, देखिए ये भी खत्म हो, संभव नहीं है। कुछ भी नहीं हो सकता इसमें। कोशिश भी करने लीजिए, कुछ भी नहीं होगा। लाख कोशिश करने, ये पूरे साल बैठे क्या लग रहा है, किस तरह से ये चल रहा है धरना? किसको, क्या साजिश है या सच में किसानों की मांग है? क्या लग रहा है? ये मांग वांग कुछ नहीं भैया। देखो चुनाव की बात है, रही बच्चे कुछ महीने रह गए, इसमें बस एक पार्टी को विभाजन करने का काम है। कांग्रेस का ये प्रोपेगेंडा है, असली का ये तो प्रोपेगेंडा है कांग्रेस का, कि इससे बीजेपी की टूटी हुई होगी, टूट होगी, इसमें लोगों के मन में फूट आएगा कि बीजेपी ऐसे गिरा देंगे मोदी। हाँ बस, लेकिन होना कुछ नहीं है। वैसे ही मोदी ने कह दिया इस बार 400 पार, अच्छा, बात खत्म। अब इसके गिराफ नहीं गिरेगा? बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं, 400 पार, खत्म कहानी। या आप ईवीएम से कर लीजिए या बैलेट बॉक्स से कर लीजिए। फिर आप ईवीएम ले आए, फिर आ जाएगा यही कि ईवीएम जो है आप लोग हैक कर रहे हैं। अच्छा, बीजेपी वाले, बीजेपी उसके पहले ईवीएम से नहीं हो रही थी? मतलब जो पहले से क्या चीज हो रही थी? अंगूठा से दे रहे थे क्या वो? उसके पहले भी तो हो रही थी ईवीएम से। दिल्ली में सरकार बनी, उसके पहले भी तो हो रही थी। मतलब 14 के बाद से ईवीएम हैक होने लगा, उसके पहले तो हैक नहीं होता था। मतलब कांग्रेस के 70 साल राज रही, उस टाइम हैक नहीं होती थी। उस टाइम तो बीजेपी कैसे थे, तुम हैक करते हो उस टाइम ईवीएम? मतलब 4 से 9 साल में सरकार बन गई बीजेपी की, तो मतलब तुम वो भाई सब ठीक है। बंगाल, पंजाब, क्या कह रहे हैं सर, क्या लग रहा है? बीजेपी लग रही है इस बार तो, कि बीजेपी आएगी सत्ता में। बीजेपी आएगी? हाँ जी बिल्कुल। और नहीं आएगा? कुछ और कैसे आ सकता है? देखो जी, जनता समझदार है, किसको वोट देना है किसको नहीं देना भली बात ही जानती है। और मोदी जी इस समय जो कर रहे हैं देश के लिए, काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हैं। काफ़ी डेवलपमेंट जो है वर्ल्ड, आज के दिन में वर्ल्ड वाइड जो इमेज इंडिया की बनी है, ऐसा 75 सालों से, मतलब आज से पहले कभी नहीं हुआ, जो कि मोदी जी की लीडरशिप में हो रहा है। तो मोदी जी के लीडरशिप में किसान परेशान है? किसान परेशान है। कौन सा किसान परेशान है? जैसा मेरे भाई ने बोला कि क्या कहते हैं, किसान तो और भी है। आप ग्राउंड लेवल पे जाओ, ऐसे किसान है, इतना पैसा लेके कहाँ से आ रहे हैं किसान? कहाँ से फंड आ रहा है इनको? इनके पास फंड कहाँ से रहा है जो इतने महंगे महंगे ट्रैक्टर और ऐसी चीजें ले लेके यहाँ आ रहे हैं? फॉर्च्यूनर में ट्रॉली लगा के ला रहे हैं। फॉर्च्यूनर कौन सा किसान, आप और हम तो नहीं फॉर्च्यूनर अफोर्ड कर सकते। ये किसान कहाँ से लेके आ रहे हैं फॉर्च्यूनर? ये कौन से किसान है? ये कोई किसान नहीं है, प्रॉपर प्रोपेगेंडा है, और जो कि इलेक्शन से पहले चलाया जा रहा है कि हाँ, जो कि पिछले बार हुआ था। ये अचानक से इलेक्शन से पहले उठ के आ गए। अंधभक्त तो नहीं है बीजेपी वाले? जी, हम तो एकदम यूथ है, समझदार वाले, जो कि
प्रॉपर पढ़े लिखे वाले? बिल्कुल मैं प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ और मुझे पता हमारी चर्चा इसीलिए है, वरना लोग जो है आरोप लगा देते हैं कि जो है क्या है। देखो अंधभक्त क्या है, अगर मान लो हम किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करें तो अंधभक्त हो गए, अगर हम कांग्रेस को सपोर्ट कर देंगे तो अंधभक्त नहीं होंगे। कांग्रेस के अंधभक्त नहीं है, मतलब जो बंदा कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है वो उनका अंधभक्त नहीं है, तो वो भी अंधभक्त है हमारे लिए। तो ऐसा नहीं है, अगर कांग्रेस अच्छा करती तो हम आज बीजेपी की तरफ बोलते ही नहीं। तो आप यूथ हैं, आप बेरोजगार नहीं है? मैं क्यों बेरोजगार हूँ, मैं भैया अपना काम करता हूँ, मैं बेरोजगार नहीं हूँ। गांधी तो कह रहे हैं यूथ बेरोजगार है। तो कौन सा यूथ बेरोजगार है जो कि कांग्रेस, देखो जी बेरोजगार चला गया जो कि क्या कहते हैं वो खुद उसके पास क्या विजन है, एक बात बताओ। अच्छा बेरोजगार है, बेरोजगारों के लिए क्या करना चाहता है वो बताए, पहले विजन तो रखे। आप जो मांग कहेंगे इस वक्त वो कह देंगे जो कि पूरी कर देंगे। मैं राहुल गांधी तो अभी तो सब कुछ जो बोलेंगे वो पूरा करने को तैयार। किसानों को तुरंत वो सारी मांगे किसानों की भी दे रहे हैं। वो तो क्या क्या बोलते हैं उन्हें खुद को नहीं पता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना कुछ भी। हाँ बीजेपी ने कहीं माइंड हैक तो नहीं कर लिया? आरोप लगाता है विपक्ष जो है कि युवाओं को घेर लिया है, कुछ हैक कर लिया मोदी जी। ये तो जी देखो ऐसा कुछ हैक नहीं है, हाँ सिर्फ काम अपना अच्छा दिखाया है, जो काम करेगा वो आएगा। अब दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोग बोलते हैं कि केजरीवाल कर रहा है तो लोगों ने हैक कर लिया उन्होंने ईवीएम, इसका मतलब केजरीवाल ने हैक कर लिया ईवीएम का। पूछिए ना राहुल गांधी जी से सवाल। अरे क्या पूछे, हम तो पूछ रहे हैं कब से। लोगों का यही कहना है कि ईवीएम हैक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक तरीके से जब बीजेपी को वोट मिलता है तो ईवीएम हैक हो जाता है, पर जहां बीजेपी नहीं जीतती वहां ईवीएम हैक नहीं होता। जब तो बीजेपी वाले जानबूझ के एक दो राज्य जितवा देते हैं ये तो सिर्फ ऐसा कहते हैं। ये तो बहुत ही कहने की बात हो गई, तो बिल्कुल मतलब एक सोच भी नहीं सकते ऐसे कि एक दो राज्य जिता दिए। क्यों जिताएंगे एक दो राज्य? पूरे भारत के अंदर सरकार नहीं बनाएगी अगर बीजेपी अगर ईवीएम हैक करा सकती तो। ये तो कोई। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से हूँ, लक्ष्मीनगर से। लक्ष्मीनगर से। और कहीं उत्तर प्रदेश से भी कुछ रखते हैं इत्तेफाक? नहीं मैं यहीं बॉर्न हुआ हूँ। मेरी हाँ जी बिल्कुल। दिल्ली वाले सच बोलते हैं? और क्या, बिल्कुल सच बोलते हैं। कहाँ कौन बंदा झूठ बोलता है? हाँ दिल्ली वाले ही सच बोलते हैं। सर आप यहाँ आ जाएं तो थोड़ा सा बेहतर होगा। आ जाइए, माहौल तो बना ही हुआ है, तो थोड़ा आपकी इनकमिंग हो जाएगी तो सही रहेगा। क्या नाम सर आपका? जब तक वो आ रहे हैं दिल्ली वाले सच बोलते हैं तब तक आप नाम बता दीजिए। चंदू नाम है मेरा। चंदू नाम है? हाँ। तो परेशान से क्यों है? परेशान नहीं हूँ, अभी आया हूँ जरा सो उठ के, इसलिए ऐसा लग रहा हूँ। आए हैं? हाँ देश उठ चुका है? हाँ बिल्कुल उठ चुका है। और किधर उठ के जा रहा है देश? अच्छा तरक्की की तरफ जा रहा है। और तरक्की कौन कर रहा है? मैं। कौन करा रहा है तरक्की? मोदी करा रहा है। मोदी जी लगता है? बिल्कुल। अच्छा, और राहुल गांधी? रहने दो, बात नहीं करनी। यार देश की दूसरी बड़ी पार्टी के सबसे बड़े कौन सी देश की पार्टी? पहाड़ों की आवाज है, उत्तराखंड वाले हम। नहीं आप उत्तराखंड वाले हैं? हर हर महादेव। तो महादेव के पास तो राहुल गांधी जाते हैं? नहीं मोदी जी जाते हैं और योगी जी। राहुल गांधी भी गए हैं? नहीं वो तो बाद में गए ना, पहले कहाँ थे? मतलब जिताएंगे नहीं राहुल गांधी? नहीं गलती से भी प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे? नहीं बनाया था बहुत पहले। चलो कांग्रेस में से किसी को कुछ नहीं हो पा रहा उनसे। आपकी बार तो तैयार हैं, अब तो यूथ लीडर हैं वो। अब क्या, अब हम खुद ही लीडर हैं, हम मोदी जी को लाएंगे। अब क्या हो गया? यूथ लीडर अभी भी मुझे एक लोग मिले थे पंजाब। आ जाओ आप भी आ जाओ। अभी भी हमें एक पंजाब से लोग मिले थे, बोले थे हम जो है जिताएंगे उनको क्योंकि वो यूथ लीडर है। तो यूथ लीडर होने से जीत जाएंगे? यूथ कह रहे हैं कि युवा नेता है। युवा नेता युवा के नेता होने से बन जाते हैं क्या खुद के कहने से? आप फैन होंगे ना, लोग तो फैन होंगे, आप हैं कि नहीं? कौन लोग फैन है? मतलब यूथ फैन है कि नहीं? इंस्टाग्राम वाले फैन है। कौन लोग के फैन नहीं आप? कितने लोग फैन है? तो आपसे पूछ रहा हूँ। कांग्रेस से प्रभावित लेफ्ट वाले विंग वाले जेएनयू को छोड़ दो, डीयू के कुछ डीयू यूनिवर्सिटीज को छोड़ दो, पूरी दिल्ली घूम लो, आप देखो कौन है कांग्रेस का फैन। दिल्ली घूमने तो हम आए हैं, तभी तो आप लोगों के बीच में है। हाँ तो मैं भी दिल्ली से नहीं हूँ पर यूपी से हूँ, पर मैं डीयू का पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं वही कह रहा हूँ आपको, जेएनयू छोड़ो, डीयू छोड़ो, बाकी लेफ्ट इंस्टीट्यूशन छोड़ो। आप बताओ राहुल गांधी का फैन कौन है? अगर वो एनएसयूआई से जुड़ा हुआ नहीं है तो आप मुझे बताओ राहुल गांधी के कितना % यूथ फैन है जो पढ़ा लिखा यूथ है? पढ़े लिखे और बेरोजगार? बेरोजगार कौन है? वो कह रहे हैं बेरोजगार, पढ़ा लिखा युवा इस समय बेरोजगार। हाँ क्यों बेरोजगार है? आपको पता होगा कि अब नौकरी नहीं है ना, बीजेपी कहाँ कुछ कर पा रही है? नौकरी बीजेपी क्रिएट करेगी। हाँ। स्किल में, और जो स्किल रिक्वायर्ड है नौकरी पाने के लिए और जो स्किल अभी तक नहीं डेवलप कर पा रहे उसमें गैप है। स्किल गैप की वजह से जॉब नहीं मिल रही है युवा को। यहाँ मुखर्जी नगर है, वहाँ कितने लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वहाँ जाओ आप, कभी वहाँ गए आप, जाना वहाँ और देखना, उनसे क्वेश्चन करना, उनका आपको रियलिटी पता चलेगी वहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो वाकई में कॉम्पिटिटिव हैं यूपीएससी के लिए।
अगर तुम वहाँ रह रहे हो, पढ़ नहीं रहे और तुम कह रहे हो कि हमें जॉब चाहिए, उसके लिए पहले लायक बनना होगा। तो भाई सवाल राहुल गांधी से करेंगे या जो सरकार में उनसे बिल्कुल सरकार से, सरकार ये देखिए, ये आई है एक बात, दिल्ली वाले सच बोलते हैं। ये भैया पीछे से बोल रहे थे, मैंने उनको बुलाया। जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम अवनीश त्यागी है। क्या कहना चाह रहे हैं? जो भी सत्ता पक्ष है सवाल उनसे करे जाते हैं, जो विपक्ष में उनसे करे जाते हैं। सत्ता पक्ष है। आपने एक भी सवाल मोदी सरकार के बारे में पूछा? मैं किसी पार्टी का समर्थन में नहीं बोल रहा। आप सत्ता पक्ष से पूछोगे या विपक्ष से पूछेंगे? सत्ता। आप राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी, राहुल गांधी एक सांसद है। अभी तो वो भी नहीं है। अब तो वो भी नहीं है। इन्होंने पूछा राहुल गांधी के बारे में, मैंने तो नहीं पूछा। तो आप राहुल गांधी पे सब मोदी ने, आप जो बात चल रही है, अरे मेरा सवाल ये था कि भाई राहुल गांधी का कहना है कि युवा बेरोजगार है। आपको लगता है, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? भाई साहब बिल्कुल है। हाँ, युवा बेरोजगार है। क्यों है मैं बताता हूँ। कांग्रेस ने कितने साल राज करा देश में? आप बताइए। बताइए, मैं आप बताइए ना। आप सवाल कर रहे तो बताइए, सुन रहे हैं सवाल। देश पे कितना खर्चा था और भाजपा ने कितने साल राज करा, देश पे कितना खर्चा हो गया? आप बताइए मुझे। आप सवाल कर रहे हैं। ये भाई है, ये भाई है, कहाँ गए वो भाई है? इनसे सवाल करो। सोशल मीडिया, जितनी भी सोशल मीडिया है, इन्फ्लुएंसर है, इनके सवाल की बात नहीं करते। कुछ भी सवाल करो 70 साल, कुछ भी सवाल करो 70 साल, कुछ भी सवाल करो 70 साल। क्या भैया? कितना फिस्कल डेफिसिट है? मैं तो पहले मेरे लोन, हाँ मैं वही बता रहा हूँ। आपने पूछा कितना लोन है। हाँ। लोन को कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। अच्छा। जीडीपी का 4.5% है अभी। 5%। वो होना चाहिए 3%। वो होना चाहिए 3%। वो है इसलिए नहीं क्योंकि कोरोना के बाद से सरकार ने डेब्ट लिया है, बाहर से भी लिया है और विद इन आरबीआई से भी लिया है। 3 साल में इतना? नहीं 3 साल से पहले था। कोरोना से पहले 3.5 था, 4 था, अभी वो 5 है। अभी आरबीआई ने कहा है दिसंबर के एंड में पिछले साल कि हम उसको टारगेट कर रहे हैं 4 से नीचे लाने का। अभी आने वाले 3 महीने में जब 24 स्टार्ट होगा अप्रैल में, उससे पहले उन्होंने 4.5 का टारगेट रखा हुआ है। ये फिस्कल डेफिसिट है। लोन की बात आप कर रहे थे, हाँ तो उसका है। आप बताइए। अब आप दिल्ली में कितने साल से हैं? आपने ड्यू से ग्रेजुएशन करी, अभी आपने यही बताया था ना। तो गांव से करी थी, दिल्ली में रह के करी थी? तो 2.5 साल में ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया। अब आप कुछ और पीरियड था मेरा 2023 के उसमें। मैं वो सर मैं शायद भटक गए हम लोग। क्या कहना चाह रहे हैं थोड़ा सा मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। किसको कह रहे हैं आप? सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि इस बार 2024 में किसकी सरकार, आप बताएं। सर मोदी की सरकार है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, तो फिर सवाल किसके लिए था? नहीं, सवाल मुझे नहीं पता था आपने किसके लिए पूछा था। हाँ। जब मैं था नहीं। सरकार तो मोदी पीछे से आए बोले दिल्ली वाले सही बोलते हैं, हमने कहा आगे आइए। मैं तो सही बोल रहा हूँ। दिल की बात है, कही मोदी सरकार। मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, बट ये हकीकत है मोदी जी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी कब तक चुनाव जीतेगी? गौतम गंभीर कितने साल से? 4 साल से सांसद है। नहीं, 5 साल होने वाले हैं। 5 साल में लक्ष्मीनगर विधानसभा के अंदर 5 बार नहीं आए। ठीक है, ये जनता के साथ धोखा है नहीं है? इसका जिम्मेदार कौन? मोदी जी या गौतम गंभीर? प्रत्याशी या प्रधानमंत्री? जब भी परिवार का कोई बच्चा बिगड़ता है तो दोष किसको जाता है? मुखिया को जाता है, उस बच्चे को जाता है? किसको जाता है आप बताइए? और बच्चा अगर काबिल नहीं है तो उसको थोड़ा सा साइड करने का, उसको बदलने का मौका किसको जाता? सर आपकी बात सहमत है। पिछली बार महेश गिरी जी सांसद थे, कितनी बार हमारी विधानसभा में आए। मैं तो यहाँ का नागरिक। मेरा मुद्दा लक्ष्मीनगर विधानसभा से कौन जीत रहा है फिलहाल नहीं है। मेरा मुद्दा है देश में, देश के युवा, आप भी युवा हैं, सब लोग हैं, ये किसको चुन रहे हैं? मेरा सवाल ये। मैं इसका जवाब देता हूँ। आप पैसे कमाते हैं, जॉब करते हैं या यूट्यूबर है आप पैसे कमाएंगे, सबसे पहले पैसा अपने घर में लगाएंगे या पड़ोसियों के लगाएंगे? अपने घर में लगाएंगे ना। मैं लक्ष्मीनगर विधानसभा में रहता हूँ, पहले सबसे पहले तो मैं यहाँ का पूछूंगा। अब ये बात हो रही है देश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। मेरे पिताजी पैसे कमा के अगर मुझे नहीं देंगे और मुझसे ये सवाल करेंगे कि तुम्हारी आने वाली जनरेशन को दूंगा, तो मुझे क्या फायदा होगा उससे? मुझे क्या फायदा? मुझे कुछ दिखे तो सही। मेरे पिताजी मेरे लिए घर बना रहे हो, मेरे बच्चों के। आपको दिक्कत यहाँ के सांसद से है या देश के प्रधानमंत्री से? मुझे दिल्ली के 7 सांसद से दिक्कत है। सांसदों से दिक्कत है। दिल्ली की अगर हम बात छोड़ दें तो अगर आपको फिर चेहरा अगर पसंद है तो मोदी जी का पसंद। ऑप्शन ही नहीं है सर। यही तो बात है, सवाल यही है, ऑप्शन क्यों नहीं है? ऑप्शन क्यों नहीं? देखिए, कुछ तो विपक्ष कमजोर है और कुछ उसे कमजोर करा जा रहा है। कौन कर रहा है? सरकारी एजेंसीज जैसे सारी
सरकारी एजेंसीज में जैसे ज्यादा कौन बोझ डाल रहा है विपक्ष पे? ईडी है, सीबीआई है, सारी ईडी और सीबीआई गलत काम कर रही है, यानी कि दबाव बना रही है सरकार, मतलब विपक्ष पे दबाव बना रहे हैं। आप सहमत हैं? मैं कहीं से सहमत नहीं हूँ। ईडी और सीबीआई सिर्फ उन्हीं जगहों पे छापा मार रही है जहाँ पे पहले से ही घाघ बैठे हुए हैं। जो 70 सालों की पार्टी जिन्होंने मोटे दबा के बैठे वहीं पहुँचती है, हर किसी के घरों पे नहीं पहुँच रही है। आज अगर ऐसी बात की जाए, ईडी की बात की जाती है, सीबीआई की बात की जा रही है, मैं कहता हूँ कांग्रेस के इतने नेता, आम आदमी के इतने नेता, हर घरों में तो छापे नहीं पड़ रहे हैं, हर नेताओं के घरों पे छापे नहीं पड़ रहे हैं, और जहाँ पड़ रहे हैं वहाँ 200-300 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि 1 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ की बात करें, 200-300 करोड़ों की बात कर रहा हूँ मैं। जहाँ छापे पड़ते, ईडी और सीबीआई अपना निष्पक्ष कार्य कर रही है। स्वयं एक ऐसी एजेंसी है जो राष्ट्रहित के लिए कार्य करती है, राष्ट्र के लिए, अपने संगठन के लिए कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी का और ईडी का एक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए विपक्ष को दबा रहे हो आप, कह रहे हो? विपक्ष तो कहेगी ना, विपक्ष तो अभी कहा ना कि ईवीएम पे भी दबाव बना दी। जब सरकार दिल्ली में बन जाती है तो ईवीएम सही हो जाते, पंजाब में बन गई तो वहाँ ईवीएम सही था, और देश में सरकार नहीं बन पाई तब ईवीएम में हैक कर लिया गया। ये कैसी एजेंसी है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, कहने का क्या मोनोपोली है यहाँ पर? चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, निष्पक्ष कार्य कर रही है। वह एक संगठन है, स्वतंत्र संगठन है, जो अपने हित के लिए कार्य नहीं करती। संगठन वो जानती है उन्हें किस तरीके का कार्य करना है। हाँ, गलत होगा तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। ऐसा थोड़ी है कि आप गलत कर रहे हैं और उसके बाद बयानबाजी पे आप बोलने के लिए तो बोल सकते हैं ईडी और सीबीआई। आज के दिन में नॉर्मल चीजें हो गई है। बताइए सर, उन्होंने बता दिया कि जहाँ जा रही है वहाँ 200-300 करोड़ पकड़े जा रहे हैं। आप भी 2-4 बीजेपी वालों के नाम उनको बता दीजिए, वहाँ भी पकड़ो। मेरी बात तो सुन लीजिए। महाराष्ट्र में क्या हुआ, क्या मेरे भाई को नहीं पता? ईडी संबंध देती है, भाजपा ज्वाइन करते हैं, गंगा नहा लेते हैं। इसके बारे में मेरे भाई कुछ कहना चाहेंगे? कह दीजिए। जी देखिए, मेरा यह कहना है कि कोई भी पार्टी धुली भी नहीं है, दूध की धुली भी कोई पार्टी नहीं है। मैं भी कह रहा हूँ कि दूध की बाली में मैं कह रहा हूँ, लेकिन जिनकी बात ये कह रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा कि किन की बात कह रहे हैं। ईडी और समन भेजा, क्या उस पर प्रूफ हो गया कि वो असत्य थे, उन्होंने गलत किया था? ये प्रूफ नहीं हुई है। ये प्रूफ हो जाए कि आप गलत थे, आप आरोपी थे, उसके बाद आपको ले लिया जाए तो हमें समझ में आती है। और आना और जाना तो राजनीति में हमेशा संभावना बनी रहती है, ये तो राजनीति का। भाई साहब, मैं आपकी बात बिल्कुल मान रहा हूँ। ईडी संबंध करती है, उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना भाई। मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मेरे पे ना पैसे है ना कुछ। ईडी मुझे संबंध करेगी नहीं। मुझे संबंध आया, मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली, उस संबंध का क्या रहा है, क्या मेरा भाई बताएगा? अरे मेरा भी सवाल ये अभी आपसे ये था कि मान लीजिए कि गलत जगह जो है ईडी छापे मार रही है, अगर वहाँ खाली क्यों नहीं लौट रही है? सवाल ये है ना, खाली क्यों नहीं लौट रही? भाई साहब, ईडी ने पिछले 2 साल में कितनी जगह छापे मारे, कितनी एफआईआर करी और कितने मुकदमे दर्ज हुए, मेरा भाई बता देगा। मेरा भाई राजनीति में ज्यादा बिल्कुल। देखिए, मेरा यह मानना है, ईडी और सीबीआई की बात की गई, जैसा इन्होंने कहा कि कितने जगह छापे पड़े। आपको पता है यूपी में अभी पड़े छापे, यूपी के सपा के नेता के घर पे छापे पड़े, कांग्रेस के सपा के नेता थे वो। मेरे सवाल का जवाब दे दो, कितने छापे पड़े? आंकड़े कौन? हर दिन छापे, हर दिन। कितने? हर दिन छापे पड़ रहे हैं। अब हजारों की संख्या में छापे पड़ रहे हैं, हर दिन भाई छापे पड़े, हर दिन पड़ रहे हैं। अब काउंट वो तो पढ़ने दीजिए ना। अगर आपको लगता है, यानी आपको मतलब आपके समर्थित किसी भी लोग को लगता है कि एजेंसी गलत काम कर रही है, तो वो कुछ बीजेपी के लोगों को भी बताइए। और अगर ऐसा लगता है तो सड़क पे आने का लोकतंत्र में अधिकार है। भाई साहब, जिनके घर छापे पड़ रहे हैं, जिन्हें ईडी का संबंध आ रहा है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, फिर उनका क्या होता है? वो कौन सी गंगा नहाते हैं? हिंदुस्तान में कहाँ बहती है वो गंगा? इसका भी तो भाई बता दे। ये तो ये हुई मेरी लाठी मेरी भैंस, जो मेरा मन करेगा मैं करूंगा। भाई ने तो कह दिया निष्पक्ष। कौन सी गंगा है वो जरा बताइए, जो जिसमें नहा के जो है आदमी सही हो जाए। मैं भाई के बात से एक बात पूछना चाहूंगा भाई से कि किस तरीके की, किन की बात की जा रही है? कौन से ऐसे नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी? सवाल पे आ जाते हैं, नाम से आते हैं। 2015 तक नरेंद्र मोदी खुद बोलते थे कि हेमंत बिस्वा इतने करप्ट ऑफिसर हैं, लेकिन जब उन्होंने 2015 में भाजपा ज्वाइन किया तो उनके ऊपर लगे हुए सारे एलिगेशन साइड हो गए। शुभेंदु अधिकारी कलकत्ता से ले लीजिए, आज वो एमपी बन के बैठे हुए हैं वहाँ के कोलकाता में। तो ये बताइए कि क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? एक बात बताइए, आप एक बात बताइए। आपने बात करी हेमंत विश्व शर्मा की बात करिए। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि कांग्रेस की सरकार में उनकी बातें सुनी नहीं जा रही थी, तभी उन्होंने सरकार ईडी का कहीं से उनका समन्वय नहीं है। हेमंत विश्वकर्मा ने उन्होंने निष्पक्ष तौर पर कहा कि मैं सरकार परिवर्तन के साथ देश हित के लिए जो कार्य करेगी उसके साथ हम रहेंगे।
उन्हें सिर्फ अगर उनको अगर ऐसा लगता तो सरकार कांग्रेस की सरकार अभी आप कह रहे बनी। 14 से पहले जब भाजपा की सरकार नहीं थी तब देश हित नहीं हो रहा था। बहुत ऐसी पार्टी है जो 14 से पूर्व में अलग थी, आप आज बात करते हैं। नहीं, मैं उसकी आपको कौन सी सरकार पसंद है? मुझे मैं मतलब न्यूट्रल मेरा कोई वो न्यूट्रल क्यों है? देश चुनाव के अच्छा वोट किसको डालेंगे? मैं तो वोट बीजेपी को डालूंगा। लेकिन सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी अलग बेकार है। अब ये बात हुई बीजेपी को वोट क्यों डालेंगे? क्योंकि अभी राइट नाउ कोई ऐसा अपोजिशन नहीं है जो खड़ा हो पाए कि और देश को संभाल सके। आप बात राहुल गांधी को अपोजिशन नहीं मानते? राहुल गांधी को मानते हैं, लेकिन उन्हें अभी थोड़ा प्राइम मिनिस्टर पद के लिए वो सही नहीं है मेरे। सही नहीं है क्यों? हाँ, क्योंकि उनके पार्टी में कई ऐसे और नेताएं हैं जिनको ऊपर आना चाहिए। राहुल गांधी को मौका देना चाहिए दूसरों को आने के लिए। हाँ। देखिए, ये मैं इस वक्त लक्ष्मी नगर में मौजूद था, जहां पर तमाम युवाओं ने अपने अपने मन की बात कही। स्पष्ट तौर पर उनका जो भी कहना था वो हमने आपको सुनाया और लगातार आपने वीडियो में देखा। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मैं हूं राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे विवेक।